इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंटल कन्वेंशन का एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल या क्रिमिनल सैंक्शन सब पॉसिबल है। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो डिनायल, रिवोकेशन या ऑपरेशनल परमिट्स, इकोनॉमिक सैंक्शन, फाइन, इन बेस पे भी इम्प्लीमेंटेशन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ का किया जाता है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ टर्म यूज किए जाने का पर्पज ऐसे सोर्स से है एनवायरमेंटल लॉ के जो ट्रीटी या कन्वेंशन से आते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ के सोर्स के रूप में यही ज्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म है। तो इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्ड में हमने ये बताया था कि 3 स्टेप का प्रोसेस मोस्ट कंट्री के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। फर्स्ट, व्हेन ए कंट्री साइंस द कन्वेंशन, ऑफन द मिनिस्ट्रियल लेवल, एग्रीइंग टू द कंटेंट्स इन प्रिंसिपल। जब कोई कंट्री किसी प्रिंसिपल को, किसी कन्वेंशन को, किसी ट्रीटी को साइन करता है तो वो मिनिस्टेरियल लेवल पे होता है और उस कन्वेंशन के, उस ट्रीटी के प्रिंसिपल के कंटेंट पर एग्री होता है। अब यहाँ पे एक चीज और नोटेबल है कि the signature does not impose a legal obligation on the signatory country to ratify at larger stage। केवल सिग्नेचर किया जाना ही मिनिस्टेरियल लेवल पे किसी कंट्री पे लाइबिलिटी नहीं इम्पोज करता है लार्जर स्टेज पे कि उसने रेटिफाई कर दिया है बाय सिग्नेचर, तो उस पे अप्लीकेबल हो गया पर्टिकुलर कन्वेंशन या ट्रीटी। सेकेंड पॉइंट में इसको और क्लियर किया गया, द नेशनल गवर्नमेंट देन रेटिफाइज दैट कंट्रीज कमिटमेंट टू पार्टिसिपेटिंग इन द कन्वेंशन एक्टिविटी। यहाँ तो पहले तो ट्रीटी के टाइम पे साइन किया गया कंट्री के द्वारा, केवल ये बताया गया फर्स्ट क्लास में कि साइन किया जाना ही बाइंडिंग नेचर नहीं होता है कंट्री पे। अब नेशनल गवर्नमेंट साइन किए जाने के बाद उसमें पार्टिसिपेशन में जो कमिटमेंट किया गया कन्वेंशनल एक्टिविटी में, उसको रेटिफाई करता है और रेटिफिकेशन में रीजनेबल चेंज भी कर सकता है। जब कन्वेंशन साइन कर लिया गया उसके बाद की एक्टिविटी है। And country should have a further opportunity to consider often complex and important issue involved before finality being legally bound by them। इसीलिए मैंने बताया कि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस भी किया जा सकता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने के लिए, और इम्पोर्टेंट इशू जो उसमें इन्वॉल्व हैं उसको ज़्यादा चेंज ना करते हुए, अफेक्ट ना करते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे अब वो फाइनल स्टेज पे लीगली बाउंड होगा जो कंट्री वहां साइन करके आया है। थर्ड पॉइंट, द कन्वेंशन एक्टिविटी इंटर इनटू फोर्स व्हेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंट्री साइंस एंड रेटिफाई देयर इन्वॉल्वमेंट। अब कन्वेंशन में जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें स्पेसिफाइड नंबर कंट्री साइन करते हैं और रेटिफाई करते हैं अपना इन्वॉल्वमेंट, तब वो कन्वेंशन या ट्रीटी उन कंट्रीज पे जो साइन किए हैं उन पे लीगली बाइंड होता है, उनको लीगली बाउंड करता है एक्सेप्ट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जहां कन्वेंशन बाइंडिंग होता है। अब इसमें एक पॉइंट ये निकल के आता है कि
अगर कन्वेंशन साइन कर दिया गया, बाउंड हो गया सिग्नेटरी मेंबर पे, तो कैसे ये अप्लीकेबल होगा, कहाँ इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हमने बता दिया सिविल हो गया, क्रिमिनल हो गया, ये सब लायबिलिटीज हैं, लेकिन अब कहाँ क्लेम किया जा सकता है, मींस वेयर एग्रीव्ड पार्टी may claim for implementing and enforcing the international environmental law. There are many forums where international convention or international dispute can be adjudicated. For example, National Court, International Court of Justice, and International Arbitration Panel. However, these forums generally require that disputing parties voluntarily submit to the jurisdiction of the court or panel. अब यहाँ पे बहुत important point ये है कि disputing party jurisdiction दे उस कोर्ट में, मीन्स कंसेंट दे उस कोर्ट में कि उनके मैटर को देखा जाए, रिजॉल्व किया जाए। ये वॉलंटरली सबमिशन की बात करता है। तो वॉलंटरली, it shall be voluntarily submitted by the disputing country the jurisdiction of the court or panel. Additionally, even when these forum obtains the jurisdiction over an international environmental dispute, they must rely on the cooperation of national government to enforce ruling. यहाँ पे जहां jurisdiction obtain करने की बात है किसी पर्टिकुलर फोरम की, वहां डिस्प्यूटेड कंट्री, डिस्प्यूटेड पार्टी रिलाई करती हैं उस नेशनल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे जहां के लिए वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एग्री करती है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजन की वजह से ऐसा कोऑपरेशन जरूरी होता है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जहां डायरेक्ट जाया जा सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हम ऐड करना चाहेंगे। जैसे कनाडा ने इम्प्लीमेंट किया माइग्रेटरी बर्ड ट्रीटी यूनाइटेड स्टेट के साथ by adopting Migratory Birds Treaty Act, because the language of this act is identical to the language in the treaty. The law is basically a legislative codification of the international agreement. The International Environmental Agreement is of general nature, and the national government must draft and implement more specific laws. In 1989, the International Convention on Transboundary Movement of Hazardous Waste was signed in Basel, Switzerland. This convention forbids the export of hazardous waste to the country that lacks adequate means to dispose of them. एक कंट्री ट्रांसबाउंड्री पे hazardous waste दूसरे के टेरिटरी में कर देता है जिससे उसको नुकसान होता है, तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट बेसेल में, स्विट्जरलैंड में, जो मना करता है एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस वेस्ट टू कंट्री दैट लैक्स एडिक्वेट मींस टू डिस्पोज देम। अंडर द टर्म द कन्वेंशन, signatory nations are called upon to draft their own more specific national law to implement this pledge. इस कन्वेंशन के बाद ये ऑप्ट किया गया, ये मैंडेटरी किया गया सिग्नेटरी मेंबर्स के ऊपर कि वो अपने नेशनल लॉ
में कोई लॉ ऐसा बनाए जो इसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला हो। So this type of agreements plays an important role to draft international environmental law. At 1992 Convention on Environment and Development at Rio de Janeiro created new international body, the Commission on Sustainable Development, which meets yearly at United Nations in New York to review, advance the implementation of Agenda 21. Agenda 21 शायद इसी यूनिट के लास्ट पार्ट में है, इसको हम डिस्कस करेंगे. What was Rio de Janeiro Agenda 21? Most global agreements such as Biodiversity Convention and the Framework Convention on Climate Change are implemented by an annual or biennial conference of parties, but these lacks the power to bring enforcement action against either government or private parties. यही एक पॉइंट है जिस पे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ इफेक्टिव सैंक्शन लैक करता है, इसीलिए इसे एक वीक लॉ कहा जाता है. अब क्वेश्चन ये आता है, चूंकि ट्रांस बाउंड्री डिस्प्यूट डील किया जाता है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ में, जो एडजुडिकेटरी फोरम होते हैं उनमें, चाहे वो नेशनल हो, रीजनल हो या इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो. तो जुरिस्डिक्शन कैसे निर्धारित किया जाएगा, पर्टिकुलरली रीजनल या नेशनल कोर्ट में, ये देखते हैं. कोर्ट पार्टीज एंड enforcement, roughly speaking, jurisdiction may be defined as the court's legal ability to hear a complaint. jurisdiction का पर्पज ये है, कोर्ट की लीगल एबिलिटी क्या है मैटर को, कंप्लेंट को हियर करने के लिए. जैसे आप इंडियन लीगल सिस्टम में देखें, लोअर कोर्ट में डिफरेंट टाइप के जुरिस्डिक्शन दिए जाते हैं कि कोई कोर्ट 10,000 तक के मैटर को देख सकता है, ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं. कोई 25,000 के, कोई ऐसे जुरिस्डिक्शन बढ़ा है. सिमिलरली कंज्यूमर कोर्ट्स में भी यही प्रोविजन है, और साथ में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की भी बात की गई है. तो जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट की लीगल एबिलिटी क्या है उस कंप्लेंट को सुनने के लिए. If the subject matter of the case is not within the scope of a court jurisdiction, or if one of parties, either the one bringing the case, which is known as plaintiff, or the defendant is not within the court jurisdiction, the court will not hear the dispute. चूंकि ये ट्रांसबाउंड्री केस है, इंटरनेशनल केस है, इसलिए ऐसे मैटर में जहां पे एक पार्टी, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, अगर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, तब कोर्ट ऐसे डिस्प्यूट को हियर नहीं कर सकता है, ऐसे केस की सुनवाई नहीं कर सकता है. So this is particularly relevant to international environmental law for several reasons. इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ में कुछ रीजंस पे इसे जरूरी बताया गया. फॉर एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, if a treaty or convention does not specify an international forum that has subject matter jurisdiction, often the only place to bring a suit with respect to that treaty is in the member state's domestic court system, then present at least 2 additional hurdles. मैंने फर्स्ट रीजन जो बताया उसमें ये है कि अगर
कोई ट्रीटी या कन्वेंशन स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है किसी इंटरनेशनल फोरम के लिए कि उसका सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है, तो और साथ में कोई प्लेस नहीं बताया गया है जहां पे सूट फाइल किया जा सकता है उस ट्रीटी में, कि किस स्टेट का जो डोमेस्टिक कोर्ट मैटर को इंटरटेन करेगा, मैटर को एडजुडिकेट करेगा, ये नहीं बताया गया है। तो ये एक रीजन है जहां पे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिफर करता है। इसके लिए दो रीजन बताए गए। इफ द मेंबर स्टेट ब्रिंग्स सूट, if the member state being sued does not have domestic implementing legislation in place to hear the dispute, there will be no forum available। जैसे मैंने अभी पहला एग्जांपल दिया था कि कन्वेंशन में कहा गया कि डिफरेंट जो सिग्नेटरी मेंबर हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल लीगल सिस्टम में एक लॉ बनाएं और उसको इंप्लीमेंट करें। तो पहला रीजन यही बताया गया, जहां मेंबर स्टेट ऐसा मेंबर स्टेट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाना है, जिसको सूट किया जा रहा है, डोमेस्टिक उसके अंदर डोमेस्टिक इंप्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन नहीं है कि वो, या प्लेस नहीं है कि जहां पे डिस्प्यूट हियर किया जाए, तो चूंकि वहां पे फोरम अवेलेबल नहीं है इसलिए वो जुरिस्डिक्शन लैग कर रहा है। और साथ में ये भी कहा गया, इवन इन द इवेंट दैट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर सूट ऑफ दिस नेचर, द जज हु डिसाइड द केस आर रेजिडेंट ऑफ कंट्री अगेंस्ट व्हिच इट इज ब्रॉट, and the resulting potential conflicts of interest of apparent with respect to the parties, only nations are bounding by treaty and convention। चूंकि देखो एक इसमें समझने की बात ये है कि जनरली कोई कन्वेंशन, ट्रीटी, लॉ जो साइन किए जाते हैं वो मिनिस्टेरियल लेवल पे साइन किए जाते हैं, मींस गवर्नमेंट बॉडी साइन करती है। और इंटरनेशनल करने वाले जनरली कोई इंडस्ट्री होती है या कोई नॉन गवर्नमेंटल फोरम होता है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया कि ये एक हर्डल के रूप में आता है, क्योंकि साइन कोई और कर रहा है और लॉ ब्रीच कोई और कर रहा है, इसलिए उस पे अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, ये भी एक हर्डल है। इन इंटरनेशनल फोरम सच एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कंट्रीज मस्ट कंसेंट टू being sued in order to preserve their sovereignty. Thus, it is often possible to sue a country. लेकिन यहाँ पे ये क्लियर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर सूट फाइल किया जा रहा है तो वो एक एप्रोप्रिएट फोरम हो सकता है इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कंट्री अपनी सॉवरेंटी को प्रिजर्व करती है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि एक कंट्री को शू किया जाए इंटरनेशनल फोरम में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एंड इन एनी केस इट इज ऑफन ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन, सो not a country that has violated international agreement, it is nearly impossible to sue a country for enforcing in its law against a transnational corporation
or not for enacting sufficient implementing legislation. चूंकि कोई ट्रांसनेशनल कारपोरेशन ही लॉ को ब्रीच करता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को वायलेट करता है, इसलिए ये ज्यादातर इम्पॉसिबल होता है कि किसी कंट्री को शूट किया जाए कि उसने लॉ इन्फोर्स नहीं किया है या सफिशिएंट लॉ नहीं बनाया है जो लेजिस्लेशन को इनैक्ट करे या इम्प्लीमेंट करे उस ट्रांसनेशनल कारपोरेशन पे. एंड the other difficulty in jurisdictional area is in question of who may bring a suit. Often only country may sue countries. चूंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, यहाँ सिग्नेटरी मेंबर्स मिनिस्टेरियल लेवल के होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं सॉवरेन पर्सन या ऑथराइज्ड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट. तो वो गवर्नमेंटल बॉडीज के प्रिंसिपल पर्सन्स होते हैं जो साइन करते हैं, या डायरेक्ट सेंस में ये कहा जाए वो गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होता है. इसलिए जुरिस्डिक्शनल एरिया में भी डिफिकल्टी एराइज होती है कि कौन शूट फाइल करेगा, कौन शूट ले आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल डिस्प्यूट में प्रॉब्लम ये है कि केवल कंट्री शूट कर सकती है, कोई इंडिविजुअल सिटीजन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शूट फाइल नहीं कर सकता है. This has a huge repercussion in that environmental harm must be a large and notorious for a country to even notice it. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिगार्ड में है कि किसी कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर a country to have a stake in outcome of subject matter, some harm may have to cross the border of violating country into country that is suing. जहां पे environmental issues में कुछ हार्म ऐसे हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के टेरिटोरियल लिमिट में हार्म क्रिएट हो रहा है. एंड अदर वन इज इवन इफ ट्रांसबाउंड्री harm does not exist, the issue of causation, especially in environmental field, is often impossible to demonstrate with any country. So in all fields, the international law, no country is ever in perfect compliance with every international obligation. जो प्रॉब्लम्स हमने बताया, इसमें सारे केसेस में ये देखा गया कि कोई कंट्री इंटरनेशनल लॉ के सेंस में परफेक्ट कंप्लायंस के लिए परफेक्ट नहीं है. मोर एवर सम कंट्रीज हैव सब्सटेंशियली मोर पावरफुल देन अदर. क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, एक कंट्री के जजमेंट को दूसरी कंट्री के द्वारा, जो पावरफुल कंट्री है, जनरली फॉलो नहीं किया जाता है, जनरली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, जनरली बाउंड नहीं माना जाता है, जिसको हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में देख चुके हैं, भोपाल गैस त्रासदी केस, जहां पे 20 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं कराया जा सका है जो कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया था. तो ये मेन प्रॉब्लम निकल के आती है. इसीलिए मैं एक पॉइंट बार बार कोट कर रहा हूं कि इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ इज सेड टू वीक लॉ बिकॉज इट लैक्स इफेक्टिव सैंक्शन. पावरफुल कंट्रीज किसी नेशनल या रीजनल एडजुडिकेटरी बॉडी के जजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, अपने ऊपर बाउंड नहीं मानते हैं. So this may seems
evident and unimportant until one considers that suing another country may expose the plaintiff country to retaliatory action. In spite of political reality, Mexico successfully challenged the United States in the World Trade Organization in टूना डॉल्फिन केस। ये केस आप लोग पढ़ना नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। टूना डॉल्फिन केस, मैं चैट बॉक्स में केस का नाम डाल दे रहा हूं। एंड सेवरल एशियन कंट्रीज आल्सो। टूना डॉल्फिन केस में मैक्सिको ने सक्सेसफुली क्लेम किया यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट में वर्ल्ड ट्रेड में केस मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इस केस के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो टूना डॉल्फिन केस में मैंने बताया मैक्सिको ने सक्सेसफुली क्लेम किया यूनाइटेड स्टेट के अगेंस्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ में कुछ एशियन कंट्री ने भी सक्सेसफुली चैलेंज किया यूनाइटेड स्टेट को over United States effort to compel shrimp exporting countries to harvest shrimp without harming turtles. The enforcement issue is one where advocates for safer environment often finds themselves impossible. तो enforcement के रिगार्ड में ये कंक्लूजन निकलता है कि the entirely international law beyond the environmental field remains largely unenforceable, even if a treaty or convention provides for specific substantive measures to be taken by a country, and even if a forum for illegal or dispute resolution is specified or sanctioned by member state for non-compliance or authorized. So a country cannot be forced to do what it is not willing to do. एक कंट्री को ऐसा काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है जो वो करने के लिए वांछित नहीं है, करने की इच्छा नहीं रखता है। So one can sanction the country, order damage, restrict trade, or most frequently declare non-compliance, but beyond that, if a country will not comply, there is very little to be done. So countries usually accept or avoid international environmental obligation because it is in their economic self-interest to do so. Countries इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इश्यूज को केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। इसीलिए ज़्यादातर नेशंस कोई एक्शन लेने से कतराते हैं। सो नेशंस रियली टेक्स एक्शन दैट मे हार्म देयर डोमेस्टिक इकोनॉमी और देयर international trade or altruistic reason. They take these actions expecting some economic or political benefit sooner or later. तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कंट्रीज ज्यादातर